हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 24 देखेंगे, जांचों तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें हम सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 327 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 300। एक बार दोषसिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए अगर एक न्यायालय के द्वारा एक बार ट्रायल किया जा चुका है और उसे उस अपराध के संबंध में यदि दोषसिद्धि या दोष मुक्ति किया जा चुका है, मतलब कन्विक्टेड या फिर एक्वांटल किया जा चुका है, तब ऐसे में उस दोषसिद्धि या दोष मुक्ति अगर फोर्स में रहती है और तब तक के लिए उसी अपराध के जो ट्रायल होगी उसके संबंध में या उस फैक्ट के संबंध में किसी भी दूसरे न्यायालय में किसी भी प्रकार का ट्रायल नहीं किया जा सकता। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? यदि उस व्यक्ति के द्वारा जिसे कि दोष मुक्ति या दोषसिद्धि कर दिया गया है किसी अपराध के संबंध में, यदि उस व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का एक अलग सा कोई अपराध होता है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होगी तो उसके ऊपर भी ट्रायल चलाया जा सकता है। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य को करने से कोई भी अपराध होता है और उसे उसके संबंध में दोषी ठहराया जाता है तो ऐसे में अगर उस अपराध से मिलकर यदि कोई एक दूसरा अपराध बनता है जिसके संबंध में भी वो दोषी होता है तो ऐसे में जो वो अपराध होता है, जो दूसरा अपराध रहता है, उसके संबंध में भी ट्रायल किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। जैसे कि ख है, वो क के ऊपर में एक हथियार से वार करता है उसे मारने के उद्देश्य से, लेकिन जो क होता है वो सिर्फ घायल होता है। तो जो ख होता है उसके ऊपर में एक अपराध के लिए कि उसने उसको घायल किया है उसके संबंध में ट्रायल चलता है, लेकिन जो क होता है वो अगर मर जाता है तो ऐसे में उसके ऊपर में क के हत्या का भी जो ट्रायल है वो भी उसके ऊपर चल सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऑफेंसेस के संबंध में यदि उसे दोष मुक्ति या दोषसिद्धि किया जा चुका है तो ऐसे में जो भी दोषसिद्धि या दोष मुक्ति होने पर भी यदि किसी कार्य के कारण उसे दोबारा से यदि ऑफेंसेस होता है, उसके ऊपर आरोप चार्जेस किया जाता है, तो ऐसे में उसका ट्रायल किया जा सकता है। और जो भी कोर्ट होगा जिसके द्वारा पहले ट्रायल किया गया था, यदि वो इस ट्रायल को करने के लिए सक्षम नहीं है, इसी के कारण जो है उसका ट्रायल फिर से दोबारा से सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है। सेक्शन 5 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जो भी सेक्शन 258 के अधीन में जिस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा चुका है उसके ऑफेंसेस के संबंध में, तो उसका जो भी ट्रायल जो होगा वो तब तक किसी कोर्ट में नहीं किया जाएगा जब तक कि जो फर्स्ट मेंशन जो कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, वो जब तक अपनी सहमति नहीं दे देती है तब तक कि उसका ट्रायल किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। सेक्शन 6 के अंतर्गत इस सेक्शन की कोई भी बात साधारण खंड अधिनियम 1897 के सेक्शन 26 या इस संहिता के धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 301 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी केस का जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी कोर्ट में जिसमें कि जो केस है वो इंक्वायरी, ट्रायल या अपील के अधीन है, वो विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी के वो हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। सेक्शन 2 के अंतर्गत यदि किसी केस के अंतर्गत यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी कोर्ट में किसी पर्सन्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए प्लीडर्स को यदि इंस्ट्रक्ट करता है तो ऐसे में उस केस के संबंध में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि प्रोसिक्यूशन कर रहा है वो ऐसे में उस जो इंस्ट्रक्ट प्लीडर जो होंगे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के निर्देश के अधीन रहकर कार्य करेगा और जो कोर्ट का परमिशन लेने के बाद में जो भी एविडेंस होता है उसे लेने के बाद में जो भी केस के संबंध में लिखित रूप में वो आर्गुमेंट कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 302 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए कौन परमिट कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी केस का इंक्वायरी और ट्रायल करने वाला कोई मजिस्ट्रेट किसी ऑफिसर को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर का है को
परमिट कर सकता है कि प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने का। साथ ही वो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एडवोकेट जनरल्स या गवर्नमेंट एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विदाउट परमिशन के ऐसा करने का हकदार ना होगा। इसके प्रोवाइडेड डेट में कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो उस ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसके संबंध में एक्यूज्ड पर्सन्स का प्रोसिक्यूशन चल रहा है वह उसका पार्ट है तो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने का उसे परमिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 303। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। इसके अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट में जिस व्यक्ति के संबंध में कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई है उस पर्सन को यह राइट है कि वह अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अपना प्लीडर स्वयं चुने। नेक्स्ट है सेक्शन 304। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर कोई केस सेशन कोर्ट में ट्रायल में है, अगर एक्यूज्ड को प्रेजेंट करने के लिए कोई भी प्लेडर नहीं है या कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड के पास में पर्याप्त धन नहीं है तो प्लीडर को देने के लिए, तो ऐसे में कोर्ट एक्यूज्ड के लिए डिफेंस के लिए स्टेट एक्सपेंसेस पर प्लीडर असाइन करेगी। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट को प्लीडर अपॉइंट करेगी जिसके संबंध में कुछ रूल बनाई है। उस रूल क्या है? इसके फर्स्ट रूल में है एक्यूज जैसा कि सबसेक्शन 1 में बताया है पर्सनली जो है प्लीडर चयन कर सकता है। सेकंड में है प्लीडर को कोर्ट में सभी फैसिलिटी दिया जाएगा। थर्ड में कहा गया है कि एक्यूज द्वारा जो भी प्लीडर चुना जाता है उसकी फीस और प्रोसीडिंग के संबंध में रूल बना सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 305। प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री सोसाइटी अभियुक्त है। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस सेक्शन में निगम का मतलब कॉरपोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट से हैं, जिसके अंदर में इंक्लूड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जिसके अंतर्गत समस्त रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी इंक्लूड है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कॉरपोरेशन किसी इंक्वायरी या ट्रायल में एक्यूज्ड या एनी ऑफ द एक्यूज्ड है वहां ऐसे इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोसीडिंग्स में एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव के अपॉइंटमेंट में कॉरपोरेशन सील की आवश्यकता नहीं है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अगर कॉरपोरेशन के संबंध में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होता है उसे एक्यूज्ड के प्रेजेंट में ही अपॉइंट किया जाएगा, जिसे एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया समझाया जाएगा। साथ ही उस रिप्रेजेंटेटिव को भी पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। साथ ही एक्यूज्ड का जो भी एग्जामिन्ड किया जाएगा उसे यह अर्थ लगाया जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव की भी परीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 4। यदि कॉरपोरेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है जो सबसेक्शन 3 में डायरेक्ट किया गया है वह लागू नहीं होगा। इसके सबसेक्शन 5 के अंतर्गत कॉरपोरेशन के संबंध में जिस नेम्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है कॉरपोरेशन के प्रोसीजर के लिए उसका स्टेटमेंट राइटिंग में फाइल किया जाएगा, जिस पर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी ऑफ द पर्सन जो कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट करता है उसके किसी एक के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा और कोर्ट जब तक कि विपरीत साबित ना हो जाए यह मान लिया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। सबसेक्शन 6 के अंतर्गत यदि यह क्वेश्चन रेज होता है कि क्या किसी कोर्ट के समक्ष किसी इंक्वायरी या ट्रायल में कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेजेंट होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो क्वेश्चन का डिटरमाइन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 306 सह अपराधियों को क्षमादान। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस के संबंध में यदि कोई व्यक्ति के पास में किसी प्रकार का एविडेंस है तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति से एविडेंस लेना है उस ऑफेंस के संबंध में तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के किसी भी स्टेज में ऐसा कर सकता है, परंतु जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो केवल इंक्वायरी और ट्रायल में ही उस व्यक्ति से एविडेंस ले सकता है और उसे पार्डन कर सकता है। किस शर्त पर? कि यदि वो उस ऑफेंस के संबंध में समस्त जानकारी और तथ्यों को सही अगर वो बता देता है तो प्रदान कर देता है इन्फॉर्मेशन, तो उसे पार्डन किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये सेक्शन कहाँ लागू होता है? इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है जो कोर्ट ऑफ सेशन के जो एक्सक्लूसिव ट्राइबल ऑफेंसेस होता है इसके लिए एक अलग सा सेक्शन दिया गया है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव ट्राइबल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, या कोर्ट की जो स्पेशल जज के द्वारा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 46 था जो एक्ट 1952 के संबंध में था, उसके सेकेंड में कह रहा है कि ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो 7 वर्ष से अधिक का हो या फिर बहुत ही कठोर दंड से वो दंडनीय
माननीय कोई ऑफेंसेस होता है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पार्डन करता है तो उसके फर्स्ट क्लॉज में ये कह रहा है कि ऐसा करने के कारण को वो एक तो रिटर्न में करेगा, साथ ही बी क्लॉज में कह रहा है साथ में यह भी रिटर्न करेगा कि किसी व्यक्ति को अगर पार्डन किया जा रहा है तो वो उसे स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है, और एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर जो भी रिकॉर्ड की जो कॉपी होगी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। इसके सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो पार्डन स्वीकार करने वाला है उसके फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो ऑफेंसेस है जिसका कॉग्निजेंस करने वाला जो मजिस्ट्रेट के जो कोर्ट है वहाँ पर यदि पहले से ही ट्रायल यदि हो तो ऐसे में विटनेसेस का जो एग्जामाइंड है वो किया जाएगा। इसके बी क्लॉज में कहा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति यदि पहले से ही बेल में नहीं है तो जब तक कि ट्रायल जो है टर्मिनेशन होने तक के लिए उसे कस्टडी में रखा जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 5, जहां पर्सन सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पार्डन स्वीकार कर लिया है और सबसेक्शन 4 के अधीन एग्जामाइंड किया जा चुका है वह ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस करने वाला मजिस्ट्रेट केस में कोई भी फर्दर इंक्वायरी किए बिना। इसके फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है यदि मामला को जिसके अंतर्गत यदि ऑफेंसेस टेरिबल एक्सक्लूसिव का है और सेशन कोर्ट के द्वारा इसका विचारण किया जाना है जो कि इसका कॉग्निजेंस करने वाला मजिस्ट्रेट होगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा तो उसे उस कोर्ट के हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके सेकेंड क्लॉज में कहा जा रहा है यदि ऑफेंसेस टेरिबल एक्सक्लूसिव का है और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के अमेंडमेंट 46 के स्पेशल जज के द्वारा विचारणी है तो इसे उस कोर्ट के हैंडओवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 307 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। इसमें सिंपली से कहा गया है जैसे कि प्रीवियस सेक्शन के अंतर्गत जब मामला को सुपुर्द हैंडओवर कर दिया जाता है उसे संबंधित न्यायालय में कोर्ट में तो ऐसे में उस कोर्ट को हैंडओवर करने के पश्चात और जजमेंट के पूर्व जो कोर्ट होती है यदि उसे लगता है कि ऑफेंसेस के संबंध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एविडेंस की प्राप्ति होती है तो जो कोर्ट होती है उस व्यक्ति को पार्डन कर सकती है अगर वो उस ऑफेंस के संबंध में अगर सही जानकारी दे देता है। नेक्स्ट सेक्शन 308 क्षमा की शर्तों का पालन ना करने वाले व्यक्ति का विचारण। इसमें सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कहा जा रहा है यहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने सेक्शन 306 और 307 के अंतर्गत क्षमा दान स्वीकार कर लिया था, मतलब उसने पार्डन स्वीकार कर लिया था, तो इसके संबंध में जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है यह सर्टिफाई करता है कि उस व्यक्ति ने जिसे कि पार्डन किया गया था उसने उस समय में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस ऑफेंस के संबंध में छिपाया है या फिर गलत एविडेंस देकर उसने पार्डन लिया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के संबंध में यदि किसी प्रकार का अन्य ऑफेंसेस किया जाता है तो उसके संबंध में यदि जो भी प्रीवियस में उसे पार्डन किया गया था जिसका कि अभी वो दोषी पाया जाता है मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में तो उसके संबंध में भी ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। प्रोवाइडेड डेट के अंतर्गत जो ऐसे व्यक्ति होता है इनका ट्रायल दूसरे एक्यूज्ड के साथ में मिलकर नहीं किया जाएगा। साथ ही मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो भी ऑफेंसेस के संबंध में इस व्यक्ति का ट्रायल किया जाना है जब तक कि हाई कोर्ट उसकी परमिशन नहीं देता है तब तक नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो सेक्शन 195 और सेक्शन 340 की कोई भी बात इस ऑफेंसेस को लागू नहीं होगी। सेक्शन 2 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को पार्डन किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो भी एविडेंस है उसे सेक्शन 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या फिर सेक्शन 306 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे में उस रिकॉर्ड को जो कोर्ट होती है वो सेक्शन 308 के अंतर्गत एज अ एविडेंस के रूप में यूज कर सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 इसके अंतर्गत जो एक्यूज होता है उसको ट्रायल में यह राइट दिया जाता है कि वो अपने पक्ष को रखे और वो यह साबित कर देता है कि नहीं उसने उन शर्तों का पालन किया है जिसके संबंध में उसे पार्डन किया गया था। तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि वो ये साबित करेगा कि क्या उसने उन शर्तों का पालन किया था या नहीं किया था।
सबसेक्शन 4 के अंतर्गत ट्रायल के समय कोर्ट जहां पर विटनेस से एविडेंस लिया गया था, तो इसके पहले क्लॉज में क्या कह रहा है, यदि वो सेशन न्यायालय है तो जो भी चार्जेस एक्यूज्ड पर लगाया गया था उसे पढ़कर सुनाया और समझाया जाने से पहले। और बी क्लॉज में कह रहा है अगर वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो ऐसे में जो अभियोजन प्रोसिक्यूशन के समय जो विटनेसेस से जो भी एविडेंस लिए जाने के पूर्व जो एक्यूज्ड है उससे ये पूछा जाएगा कि क्या वो ऐसा अभियोजन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया था जिसके संबंध में उसे पार्डन दिया गया था। सबसेक्शन 5 के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड अभिवचन करता है तो ऐसे में कोर्ट उसके द्वारा कहेगी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और ट्रायल को आगे करेगा और उस केस के संबंध में किसी भी जजमेंट को देते समय यह कंक्लूजन निकालेगा कि क्या एक्यूज्ड ने उस पार्डन की शर्तों का पालन किया था या नहीं किया था। यदि कंक्लूजन में निकलता है कि हाँ उसने ये पालन किया था तो इस कोर्ट में किसी भी बात के होते हुए भी उसे दोषमुक्ति का निर्णय दिया जाएगा, मतलब एक्वांटल किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इंक्वायरी और ट्रायल को तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता जब तक कि विटनेस के एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता। प्रोवाइडेड एक्ट में कहा गया है जब ट्रायल या इंक्वायरी आईपीसी के इन सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 ए बी, सेक्शन 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, सेक्शन 376 डी बी के किसी भी ऑफेंस से अगर संबंधित है तो चार्जशीट फाइल करने के 2 महीने के अंदर उसे पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो कोर्ट होती है किसी भी ऑफेंसेस के कॉग्निजेंस या फिर ट्रायल को प्रारंभ करने के पश्चात उसे यह नेसेसरी लगता है कि इंक्वायरी या फिर ट्रायल के को मुलतवी कर दिया जाए तो वह कभी भी किसी भी समय उन कारणों को रिकॉर्ड करके वो उसे पोस्टपोन कर सकती है और वह जितने भी टाइम के लिए उसे पोस्टपोन कर सकती है और एक्यूज जो होगा अगर वो कस्टडी में है तो उसे वारंट के द्वारा या रिमांड में कर सकती है। प्रोवाइडेड एक्ट में कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट होगा एक्यूज्ड को इस सेक्शन के अंतर्गत 15 दिन से अधिक की कस्टडी में नहीं रख सकता है। प्रोवाइडेड एक्ट में एक और बात कही है कि जो विटनेस है अगर वो हाजिर होता है और उसका जब तक कि एग्जामिनेशन नहीं कर लिया जाता तब तक कि कोर्ट को स्थगन या मुलतवी किसी भी स्पेशल रीज़न या स्पेशल कारण के बिना नहीं किया जा सकता और अगर कारण है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बिना कारण के नहीं कर सकते। हर प्रोवाइजर में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी जो भी स्थगन या पोस्टपोन किया जा रहा है कोर्ट को वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो एक्यूज व्यक्ति है उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसे साबित करने के लिए या उसके विरुद्ध में उसे कुछ फॉर्म मिल जाए वह या फिर वो समर्थ हो जाए उसके विरुद्ध में कुछ भी साबित करने के लिए। फोर्थ प्रोविजन में कह रहा है कि जो भी स्थगन होता है उसके कुछ क्लॉज होंगे, उस क्लॉजेस के आधार पर भी स्थगन नहीं किया जा सकता। पहला है कि यदि पार्टीज जो होती है अगर वो एप्लीकेशन कर रही है कि नहीं स्थगन कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, तो जब तक कि परिस्थितियाँ उस पार्टीज के नियंत्रण से परे नहीं हो जाती है तब तक कि पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। ई क्लॉज के अंतर्गत अगर फैक्ट ऐसा है कि जो पार्टीज है उसके संबंध का जो प्लीडर्स होता है वो किसी दूसरे कोर्ट में केस के संबंध में यदि बिजी रहता है तो ऐसे में भी जो कोर्ट केस होती है उसे स्थगन नहीं किया जा सकता उस आधार पर। सी क्लॉज के अंतर्गत यदि विटनेसेस कोर्ट में हाजिर है किंतु जो भी पार्टीज या प्लीडर्स होते हैं वो अगर हाजिर नहीं है या फिर जो भी पार्टीज या प्लीडर्स होते हैं न्यायालय में हाजिर तो है किंतु जो भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन करना है उसके संबंध में वो रेडी नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट अगर ठीक समझता है तो उन विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है उसे वो रिकॉर्ड करेगा और उसे ऐसे डायरेक्ट कर सकता है कि वो जो विटनेसेस के जो मेन एग्जामिनेशंस है और जो भी उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके संबंध में उसे छूट प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 310 स्थानीय निरीक्षण। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी जज या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे इंक्वायरी या ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के प्रोसेस में जो भी पार्टीज होगी उसे यह सूचना या इंफॉर्मेशन देने के पश्चात किसी ऐसे स्थान में जहां पर कि ऑफेंसेस किया जाना कहा गया है, कथित किया गया है, या किसी ऐसे स्थान पर जा सकता है जहां पर कि निरीक्षण कर सकता है जाकर के कि जिसके संबंध में जो भी इंक्वायरी या ट्रायल में एविडेंस लिया गया है उसके लिए आवश्यक है कि उस स्थान पर जाके वो निरीक्षण करे। तो ऐसे में जब उस स्थान पर जाते हैं तो जो भी वहाँ से फैक्ट निकलता है उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे बिना किसी देरी के और उसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी मेमोरेंडम केस के संबंध में होगा वो एक रिकॉर्ड का भाग होगा और इस रिकॉर्ड की जो भी कॉपी होगी वो निःशुल्क प्रोसिक्यूशन को, कंप्लेनेंट को, एक्यूज्ड को या फिर एनी अदर पार्टीज को दिया जा सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन 311 आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। इसके अंतर्गत जो कोई भी कोर्ट होती है, इस कोर्ट के अंतर्गत इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के किसी भी प्रोसेस में किसी भी व्यक्ति को एज अ विटनेस के तौर पर सम्मन कर सकती है, या ऐसे व्यक्ति को अगर वो हाजिर है तो उसे विटनेस के रूप में भी सम्मन अगर नहीं किया है तो उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। चाहे तो उस व्यक्ति जिसका कि पहले उसने एग्जामिनेशन किया कर चुके हैं उसे पुनः रिकॉल करके बुला सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। यदि कोर्ट को किसी भी मामले के अंतर्गत यह लग रहा है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है एविडेंस के रूप में, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सम्मन करके बुला सकती है या फिर रिकॉल करके बुला सकती है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। सेक्शन 311A नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। इसमें जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि इस कोर्ट के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टिगेशंस या फिर जो भी का प्रोसीडिंग चल रही है उसमें जो भी स्पेसिमन सिग्नेचर या फिर सिग्नेचर देने के लिए किसी पर्सन्स को जिसके अंतर्गत वो एक्यूज व्यक्ति भी है उसे ये ऑर्डर देना सही है कि इस आशय से वो उसे ऑर्डर दे सकेगा कि जो भी कंडीशन है उस व्यक्ति की जिसे ये ऑर्डर संबंधित है, ऐसे ऑर्डर्स में जो भी वो समय या स्थान बताया जाएगा उसे उस स्थान पर उपस्थित होना पड़ेगा और उसे स्पेसिमन सिग्नेचर या सिग्नेचर देना होगा। इसके प्रोवाइजो में कह रहा है कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी ऑर्डर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर्सन को ऐसे इन्वेस्टिगेशंस या फिर प्रोसीडिंग के संबंध में गिरफ्तार ना किया गया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 312 परिवादियों और साक्षियों के व्यय। इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल्स या नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत जो भी क्रिमिनल कोर्ट होता है अगर उसे यह सही लगता है कि जो भी कोर्ट के समक्ष जो भी केस चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर इंक्वायरी के संबंध में जिसके कारण जो भी कंप्लेनेंट्स या फिर जो विटनेसेस होते हैं जिनके एक्सपेंसेस होते हैं कोर्ट में हाजिर होने के लिए, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ये ऑर्डर दे सकता है कि उन एक्सपेंसेस को दिया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 313 एक्यूज्ड की परीक्षा करने की शक्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर एक्यूज्ड को एक मौका मिल रहा है अपने बचाव में कुछ कहने के संबंध में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी इंक्वायरी या ट्रायल है या जो भी प्रोसीडिंग्स है एक्यूज्ड के संबंध में या जो भी यहाँ पर एविडेंस प्रस्तुत किया गया है उन परिस्थितियों के संबंध में, तो यहाँ पर एक्यूज्ड स्वयं उसका स्पष्टीकरण कर सकेगा। कोर्ट यहाँ पर एक्यूज से कुछ क्वेश्चन करेगी जो पहला क्लॉज में कह रहा है कि किसी भी स्टेज में जो एक्यूज्ड को वो बिना किसी वार्निंग दिए बिना ऐसे प्रश्न कर सकती है जो भी कोर्ट नेसेसरी समझती है। बी क्लॉज में यदि जो प्रोसिक्यूशंस में जो भी विटनेसेस के एग्जामिनेशन करने के पश्चात जो एक्यूज होता है वो अपना डिफेंस में कुछ बोले उससे पहले उस केस के संबंध में उससे प्रश्न कर सकेगा। प्रोवाइजो में कहा गया है कि जो भी सम्मन केसेस है उसमें अगर कोर्ट ने उस एक्यूज्ड को उसके सेल्फ अटेंडेंस से यदि फ्री कर दिया गया है तो ऐसे में पार्ट बी के जो क्लॉज है उसके अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन है उससे भी उसे फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब एक्यूज्ड पर सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एग्जामिनेशन किया जाता है तब उससे किसी प्रकार का शपथ नहीं लिया जाएगा। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी एक्यूज से जो भी क्वेश्चंस और आंसर किए जाएंगे अगर वो उसे देने से इनकार करता है या फिर वो गलत आंसर देता है तो उसे फिर भी किसी से पनिशेबल नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत एक्यूज्ड के द्वारा जो भी आंसर दिया जाता है उसे इंक्वायरी और ट्रायल में विचार किया जाता है और यदि उससे संबंधित कोई भी अन्य ऑफरेंसेस किया जाता है जो कि केस के संबंध में दिख रहा है तो ऐसे में जो भी आंसर उसके द्वारा दिया गया है उस समय उस आंसर को उसके इंक्वायरी या ट्रायल में जो भी केस चल रहा उसके विरुद्ध में उसके अपोजिट में उससे एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 5 के अंतर्गत जो कोर्ट होगी वो एक प्रश्न सूची तैयार करेगी जो कि अक्यूज से पूछे जाने हैं और प्रोसिक्यूशन और इसके संबंध में जो भी डिफेंस के काउंसिल है उनकी सहायता ले सकती है और जो कोर्ट होती है वो अक्यूज्ड को इस सेक्शन के अंतर्गत उसने सारे नियम्स का पालन किया है कि नहीं या फिर जो भी वो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं उसके संबंध में वो लिखित स्टेटमेंट जो है उसे देने की उससे अनुज्ञा कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 314 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी प्रोसीडिंग्स का कोई भी पार्टीज होगा वो अपने एविडेंस के समाप्ति के पश्चात वो इमीडिएटली ही ओरल आर्ग्यूमेंट कर सकता है और ओरल आर्ग्यूमेंट की समाप्ति के पहले वो क्या करेगा कोर्ट को एक मेमोरेंडम दे सकता है और उस पक्ष में जो कि उसके समर्थन में उसका संक्षिप्त विवरण और शीर्षक उस मेमोरेंडम में दिए होंगे और वो जो मेमोरेंडम होगा वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा।
सेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी मेमोरेंडम होगी उसकी एक कॉपी उस समय उस अपोजिट पार्टीज को दे दी जाएगी। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी ओरल आर्ग्यूमेंट होती है वो जब तक लिखित रूप में रिकॉर्ड में फाइल नहीं कर दिया जाता है तब तक के जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी वो पोस्टपोन नहीं किया जाता है जब तक कि कोर्ट के पास में पर्याप्त कारण नहीं आ जाता है और वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर देती है, तब तक कोर्ट ऐसी कोई भी मंजूरी को आवश्यक नहीं समझेगी स्थगन करने की। नेक्स्ट है सेक्शन 315 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जो कि किसी ऑफेंसेस के लिए किसी क्रिमिनल कोड के अंतर्गत एक्यूज्ड है, तो ऐसे में अगर वो एक्यूज्ड अपना खुद का डिफेंस करने के लिए गवाह बनने के लिए तैयार रहता है और वो अपने आप को बचाना चाहता है उस ऑफेंसेस से, तो वो क्या करेगा, वो उसी ट्रायल में या उसके साथ में और भी कोई व्यक्ति है जो कि उस आरोप से ग्रसित है, तो ऐसे में उसके ऊपर लगाए गए जो भी चार्जेस है उसे वो साबित ना करने के लिए वो क्या करेगा, शपथ पर वो अपना एविडेंस दे सकता है। प्रोवाइजो में ये कह रहा है कि जब तक वो व्यक्ति खुद से एप्लीकेशन लिखकर रिक्वेस्ट नहीं करता है कि वो गवाह देना चाहता है एविडेंस के रूप में, तो तब तक उसे गवाही के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। बी क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर वो गवाह किसी भी कारण से कोर्ट में आने में लेट हो जाता है तो जो भी पार्टीज होती है जो कोर्ट में मौजूद होती है उसे किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उस चैप्टर के संबंध में, और वहाँ पर जो भी ट्रायल चल रहा है उसमें जो भी आरोपी होते उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अपना विचारधारा नहीं बनाना चाहिए। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में किसी भी क्रिमिनल कोड में सेक्शन 98, 107, 108, 109, 110 और चैप्टर 9 या चैप्टर 10 के भाग बी, भाग सी और भाग डी के अंतर्गत अगर प्रोसीडिंग पोस्टपोन की जाती है तो ऐसे प्रोसीडिंग्स में वो अपने आप को एज अ एविडेंस गवाह के रूप में पेश कर सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि इसी सेक्शन के जो सेक्शन 108, 9 और 110 के अंतर्गत यदि प्रोसीडिंग में ऐसे व्यक्ति के द्वारा यदि एविडेंस नहीं देना होता है तो उसके संबंध में जो भी पार्टीज होती है और या फिर कोर्ट में मौजूद जो भी पर्सन होते हैं उसे किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं बनानी चाहिए उस सब्जेक्ट के अंतर्गत, और ना ही जो भी अन्य व्यक्ति होंगे उस ऑफेंसेस के संबंध में इस इंक्वायरी में उसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी उपधारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 316 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में ना लाया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत ओनली 2 ऐसे सेक्शन है जैसे सेक्शन 306 और 307, इसमें जो प्रोवाइड किया गया है इसे छोड़कर उस एक्यूज्ड के ऊपर में किसी भी प्रकार का प्रॉमिस या थ्रेट के द्वारा इस उद्देश्य से नहीं डालना है कि उसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस ऑफेंसेस के संबंध में उसे प्रकट करने के लिए उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया जाना है। नेक्स्ट सेक्शन 317 कुछ मामलों में एक्यूज्ड की अनुपस्थिति में इंक्वायरी और ट्रायल किए जाने के लिए उपबंध। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस कोर्ट के अंतर्गत जो भी इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज में जो भी जज या मजिस्ट्रेट होगा वो सेटिस्फाइड होता है कि जो भी उसने रिटर्न में रिकॉर्ड किया है कि जो भी कोर्ट है उसके समक्ष में जो भी एक्यूज्ड है उसकी सेल्फ अटेंडेंस की आवश्यकता नहीं है जस्टिस के लिए, क्योंकि जो एक्यूज्ड होता है वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होता है उसमें बार बार डिस्टर्बेंस डालता है, तो ऐसे में उस एक्यूज्ड के जो भी प्लीडर होंगे उसके द्वारा उसे पेश करने के सिचुएशन में तो जो जज होगा या मजिस्ट्रेट होगा उस एक्यूज्ड को उसकी सेल्फ अटेंडेंस से फ्री कर सकता है, और उसकी एब्सेंट में वो क्या करेगा, इंक्वायरी और ट्रायल को आगे कंटिन्यू रखेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, जो भी प्रोसीडिंग चलेगी उस प्रोसीडिंग्स में किसी भी स्टेज में यदि कोर्ट को या फिर जज को ये लगता है मजिस्ट्रेट को कि उस एक्यूज्ड की सेल्फ अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, तब उसे वो ऑर्डर भी दे सकता है हाजिर होने के लिए। सेक्शन 2 के अंतर्गत यदि किसी भी मामले में केस में यदि एक्यूज्ड का प्रेजेंट यदि प्लीडर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब ऐसे में जो भी जज या मजिस्ट्रेट होगा उसे ये लगता है कि एक्यूज्ड का जो सेल्फ अटेंडेंस है वो रिक्वायर्ड है कोर्ट में, तो ऐसे में वो जो भी ठीक समझती है उन रीज़नों को वो रिकॉर्ड करेगी रिटर्न में, और इंक्वायरी और ट्रायल को कुछ समय के लिए वो स्थगित कर देगी, स्थगित करने का ऑर्डर दे सकती है, और साथ ही उस एक्यूज्ड का जो भी केस होगा उसको वो सेपरेटली जो है उसे ट्रायल किया जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी एक्यूज पर्सन है वो अनसाउंड माइंड ना होने पर भी अगर उसे प्रोसीडिंग नहीं समझाई जा सकती है तो कोर्ट जो होगी वो अपनी इंक्वायरी और ट्रायल को कंटिन्यू रखेगी। केवल हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके जो भी रिजल्ट होते हैं उसके अंतर्गत उस जो भी एक्यूज होता है उसे वो कन्वेक्टेड होता है। तो ऐसे में जो भी प्रोसीडिंग्स की जो भी रिपोर्ट होगी और उस सिचुएशन उस परिस्थिति के अनुसार वो तैयार करके हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट जो होगी वो ऐसे ऑर्डर देगी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जैसा भी वो ठीक समझती हो। नेक्स्ट है सेक्शन 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां किसी ऑफेंसेस की इंक्वायरी या ट्रायल के समक्ष में जो भी एविडेंस से यह प्रतीत होता है कि किसी पर्सन ने जो कि एक्यूज्ड नहीं है कोई ऐसा ऑफेंसेस जिसके लिए उसे एक्यूज्ड के साथ ही ट्रायल किया जाना है, अगर कोर्ट उस व्यक्ति के अगेंस्ट में यदि उस ऑफेंसेस जो कि उसके द्वारा प्रतीत होना दिख रहा है उसकी प्रोसीडिंग कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो पर्सन होगा अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए केस की परिस्थितियों सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के संबंध में अरेस्ट और समन किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 में यदि वो व्यक्ति होता है वह बिना किसी अरेस्ट के और सम्मन के यदि वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो कोर्ट के द्वारा जो भी ऑफेंसेस के संबंध में ट्रायल किया जा रहा है जो कि उसके द्वारा किया जाना दिख रहा है तो ऐसे इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोसीडिंग्स में उस व्यक्ति को कमिट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत जो कोर्ट होगा अगर किसी व्यक्ति के संबंध में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर प्रोसीडिंग कर रहा है तो उसके एक क्लॉज में उस व्यक्ति की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो स्टार्टिंग से की जाएगी और जो भी विटनेसेस होगा उसे फिर से सुना जाएगा। पार्ट बी के अंतर्गत जो पार्ट ए के जो प्रोविजंस है उसके अंतर्गत रहते हुए उस केस के संबंध में जो भी प्रोसीडिंग की जा रही है ऐसा समझा जाएगा कि मानो वो जो पर्सन है उस समय एक्यूज था जब कोर्ट ने ये कॉग्निजेंस किया था उस ऑफेंसेस के संबंध में जिसका ट्रायल और इंक्वायरी जो है वो अभी स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 320 अपराधों का समन मतलब कंपाउंडिंग। इसके अंतर्गत जो सबसेक्शन 1 है इसके संबंध में एक टेबल दिया गया है जो कि मैं आपको लिस्ट में दिखा रही हूँ। उस टेबल में 3 कॉलम्स दिए गए हैं। इसके फर्स्ट 2 कॉलम्स में आईपीसी के उन सेक्शनों का दिया गया जिसमें कि ऑफेंसेस पनिशेबल है इन सेक्शनों के अंतर्गत और किस पर्सन्स के द्वारा कंपाउंडेड किया गया है उसके 3rd कॉलम में दिया गया है। यहाँ पर टेबल शो किया गया है। इसके फर्स्ट कॉलम में ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है, सेकंड कॉलम में आईपीसी के सेक्शन दिए गए हैं, थर्ड कॉलम में किस व्यक्ति के द्वारा कंपाउंड किया जाना है वो दिया गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 इसके अंतर्गत टेबल दिया गया है। इसके फर्स्ट 2 कॉलम्स में आईपीसी के सेक्शन जो कि जिसके अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंसेस के संबंध में कंपाउंड है जहां पर कोर्ट की परमिशन से पहले जिसके समक्ष में यदि किसी प्रकार के ऑफेंसेस का ट्रायल पेंडिंग है तो जो भी कॉलम 3rd दिया गया है उसमें उन कंपाउंड व्यक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 इसके अंतर्गत जब कोई भी ऑफेंसेस इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कंपाउंडेबल है तो ऐसे में उस ऑफेंसेस के अबेंडमेंट और ऐसे ऑफेंसेस करने का जो अटेम्प्ट होगा और ऐसे में जो एक्यूज्ड होगा उसको आईपीसी के जो सेक्शन होगा सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के अंतर्गत अगर है तो ऐसे में कंपाउंडेबल उसी प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 इसके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत कहा गया है अगर वो व्यक्ति जिस पर इस सेक्शन के अंतर्गत कोई ऑफेंसेस का कंपाउंड करने के लिए कम्पिटेंट होता है जो कि 18 वर्ष से कम का है या पागल है तो ऐसे में उस पर्सन्स की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट हो सकता है और वो परमिशन ले सकता है कोर्ट से ऐसे ऑफेंसेस का कंपाउंड करने के लिए। इसके बी क्लॉज के अंतर्गत इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस का कंपाउंड करने के लिए जो भी कम्पिटेंट होता है अगर वो मर जाता है तो ऐसे में उस पर्सन्स को कोड ऑफ सिविल 1908 के अंतर्गत जो भी परिभाषित किया गया है उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोर्ट की परमिशन से उस ऑफेंसेस का कंपाउंड कर सकता है। सबसेक्शन 5 के अंतर्गत अगर एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए कमिटेड कर दिया जाता है या फिर उसे कन्विक्टेड कर दिया जाता है और अपील जो है वो पेंडिंग है तब ऐसे में ऑफेंसेस का जो कंपाउंड होगा उस न्यायालय की अलाउड के बिना अनुज्ञात ना किया जाएगा जिससे वह कमिटेड किया गया है और जिसके समक्ष जो अपील होगी वो सुनी जाएगी।
नेक्स्ट सबसेक्शन 6, इसके अंतर्गत जो सेक्शन 401 के अंतर्गत रिविजन्स के अपने जो पावर है के प्रयोग में कार्य करते हुए जो भी हाई कोर्ट और कोड ऑफ सेशन है वो किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे ऑफेंसेस का कंपाउंड करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसका कंपाउंड करने के लिए इस पर्सन को इस सेक्शन के अधीन सक्षम है। सेक्शन 7 के अंतर्गत एक्यूज्ड अगर प्रीवियस कन्वेंशन के कारण या किसी ऑफेंसेस के लिए या फिर वो इन्हांस्ड पनिशमेंट या फिर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट से यदि वो कन्विक्शन है तो ऐसे में उस ऑफेंसेस के संबंध में कंपाउंड ना किया जाएगा। सबसेक्शन 8 के अंतर्गत ऑफेंसेस के इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी कंपाउंड का इफेक्ट होगा उस एक्यूज्ड को एक्वांटल होगा जिसे ऑफेंसेस के लिए कंपाउंड किया गया है। सबसेक्शन 9 के अंतर्गत ऑफेंसेस का जो भी कंपाउंड है वो इस सेक्शन के प्रोविजंस के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 321 अभियोजन वापस लेना। इसके अंतर्गत जो भी केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो जजमेंट सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी व्यक्ति के संबंध में जो भी प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है वो साधारण या फिर उन ऑफेंसेस के संबंध में जो एक होगा या एक से अधिक के बारे में है, उस व्यक्ति जिसका वो ट्रायल वहाँ किया जा रहा है वो कोर्ट की परमिशन से उसे वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लिए जाने पर फर्स्ट क्लॉज में ये कहा जा रहा है अगर चार्ज फ्रेम्ड करने के पहले किया जाता है तो एक्यूज को ऐसे ऑफेंसेस या ऑफेंसेस के संबंध में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बी क्लॉज में कहा जा रहा है यदि चार्ज फ्रेम्ड होने के पश्चात अगर किया जाता है तो इस कोर्ट के अंतर्गत अगर वो चार्जेस नहीं है तब किया जाता है तो ऐसे में उस ऑफेंसेस या ऑफेंसेस के संबंध में उसे एक्वाइटेड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो में क्या कहा जा रहा है, इसके फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है कि ऐसा ऑफेंसेस जो कि किसी ऐसे बात से संबंधित है जो कि लॉ के अगेंस्ट है जिस पर कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एक्सटेंड है। बी क्लॉज के अंतर्गत ऐसे ऑफेंसेस जो कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 है। क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है ऐसा ऑफेंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नशा या नुकसान या अंतर्गत है। फोर्थ क्लॉज के अंतर्गत जो ऐसा ऑफेंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में किसी ऐसे पर्सन द्वारा किया गया है जब वह अपने पदनीय कर्तव्यों के निर्वाह में कार्य कर रहा था या कार्य करना तात्पर्य है। तो ऐसे में जो भी केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है तब ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जब तक कि उसे अनुज्ञा नहीं दी जाती है तब तक प्रोसिक्यूशन को वापस लेने के लिए कोर्ट उससे सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा। और जो कोर्ट होगा वो अपनी सम्मति देने के पूर्व वो प्रोसिक्यूशन को यह निर्देश देगा कि जो भी प्रोसिक्यूशन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो भी ऑर्डर होगी, अनुज्ञा होगी, परमिट होगी उसे उसके समक्ष पेश करें। नेक्स्ट सेक्शन 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है उनमें प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष में यदि ऑफेंसेस के किसी इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान उससे एविडेंस से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बेस्ड पर यह उपधारणा की जा सकती है कि इसके फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि उस केस का जो भी ट्रायल है या फिर जो भी विचारणा सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है, या बी क्लॉज में या फिर केस ऐसा है जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल या फिर विचारणा सुपुर्द किया जाना चाहिए, या फिर थर्ड क्लॉज में कह रहा है या फिर केस जो है वो ट्रायल करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वह प्रोसीडिंग्स को रोक देगा और जो भी केस का एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करेगा और केस का समस्त जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उस रिपोर्ट में होगा और उस रिपोर्ट को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर अदर मजिस्ट्रेट को जिसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा उसे भेज देगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत वह मजिस्ट्रेट जिसे कि वो मामला भेजा गया है अगर वो ऐसा करने के लिए अगर एम्पावर्ड है तो ऐसे में वो ट्रायल जो होगा वो खुद से करेगा और उसके जो भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होंगे उसे वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी एक्यूज्ड का विचारणा जो भी है उसे सुपुर्द कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो इस सेक्शन के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि ऑफेंसेस के किसी इंक्वायरी या ट्रायल में जजमेंट पर हस्ताक्षर करने के पहले अगर प्रोसीडिंग से किसी भी स्टेज में अगर उसे यह लगता है कि यह जो केस है इसका ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस होंगे उसे ध्यान में रखते हुए वो उस कोर्ट को यह केस सुपुर्द कर देगा, हैंडओवर कर देगा।
नेक्स्ट सेक्शन 324 सिक्के स्टैम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषित व्यक्तियों का विचारण। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कहा गया है यदि कोई पर्सन है जो कि आईपीसी के सेक्शन जो है उसके चैप्टर 12 और चैप्टर 17 जो कि 3 साल से अधिक के इम्प्रिजनमेंट उसने भुगता है, लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत वो फिर से एक्यूज्ड है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास में अगर ये केस जो है ये ट्रायल है, अगर ये पेंडिंग है और वो सेटिस्फाइड होता है कि उसके पास में पर्याप्त बेस्ड है उस व्यक्ति के संबंध में ये जानने के लिए कि वो व्यक्ति जो है वो ऑफेंसेस किया है, तो उस कंडीशन में वो इस ट्रायल को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा या वो सेशन कोर्ट को इस पूरे केस ट्रायल को वो सुपुर्द कर देगा, हैंडओवर कर देगा। और जब मजिस्ट्रेट जो होगा वो इस केस का जो भी ट्रायल है करने के लिए अगर सक्षम है और उसे लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो दोषी है, तो वह स्वयं जो होगा इसे दंड का आदेश दे सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 के अधीन में यदि कोई व्यक्ति है जिसका ट्रायल के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है या फिर सेशन कोर्ट को हैंडओवर किया जाता है, तब ऐसे में जो भी अन्य व्यक्ति है जिसकी इंक्वायरी या ट्रायल जो है उसके साथ में ज्वाइंटी है उस एक्यूज के साथ में, तो उसे भी भेज दिया जाएगा और सुपुर्द कर दिया जाएगा जब तक कि उस अन्य व्यक्ति को मजिस्ट्रेट जो होगा वो सेक्शन 239 या फिर 245 के अंतर्गत वो डिस्चार्ज नहीं कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड का एविडेंस सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्ट है और उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट या फिर सीवियर टाइप ऑफ पनिशमेंट जो भी मजिस्ट्रेट देने के लिए पावर्ड होगा दिया जाना चाहिए, या फिर जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है अगर वो ये लगता है उसे कि जो एक्यूज्ड है उसे सेक्शन 106 के अंतर्गत बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तब ऐसे में जो भी वो सही समझता है सबको वो रिकॉर्ड कर सकता है और इस प्रोसीडिंग्स और इस एक्यूज जो होगा उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या जिसके अधीनस्थ वो होगा उसे वह भेज सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब एक से अधिक एक्यूज्ड का जब ट्रायल एक साथ किया जाता है और मजिस्ट्रेट जो होगा वो एक्यूज्ड से किसी एक के बारे में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि ट्रायल करना आवश्यक समझता है, तब वो उन एक्यूज्ड या सभी एक्यूज्ड को जो भी उसकी राय में गिल्ट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके पास भी ये प्रोसीडिंग्स भेजी जाती है, अगर वो ठीक समझता है तो वो पार्टीज का एग्जामिनेशन कर सकता है और किसी विटनेसेस को जिसका कि वो पहले एग्जामिनेशन कर चुका है उसे रिकॉल पर बुला सकता है और एग्जामिनेशन कर सकता है। यदि उसे और भी एविडेंस की ज़रूरत हो तो वो उसके संबंध में मांग भी सकता है और जो भी केस होगा उसके संबंध में वो जजमेंट दे सकता है या फिर वो पनिशमेंट या ऑर्डर पास कर सकता है, जैसा भी हो ठीक समय जो भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 326 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी किसी इंक्वायरी या ट्रायल में एविडेंस को पूर्णता या भागता सुनने और रिकॉर्ड करने के पश्चात कोई जज या मजिस्ट्रेट उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है या फिर कोई जज और मजिस्ट्रेट जिसे ऐसी अधिकारिता है वो उसका प्रयोग करता है, तो उसका सक्सीडिंग हो जाता है और ऐसे सक्सीडिंग में जो भी जज या मजिस्ट्रेट होंगे उसके प्रीसीडेसर द्वारा ऐसे अभिलिखित या भागता को प्रीडिसेसर द्वारा अभिलिखित और भागता अपने अभिलेखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है यदि कोई भी सक्सीडिंग जज या फिर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि जो भी विटनेसेस है जिसका कि पहले ही विटनेस लिया जा चुका रिकॉर्ड किया जा चुका है, यदि किसी भी जस्टिस के लिए आवश्यक है कि उसे पुनः रिकॉल करके बुलाया जाए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या फिर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, यदि कोई है जिसका वो परमिट करेगा उसके पश्चात उस विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोई भी केस किसी एक जज से दूसरे जज को एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिया जाता है, हैंडओवर कर दिया जाता है, तब ऐसे में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस अर्थ में जो भी प्रीसीडेसर्स मजिस्ट्रेट के बारे में समझा जाएगा कि वह जो भी अधिकारिता है उसका प्रयोग नहीं कर सकता था, इस कारण से मजिस्ट्रेट जो होंगे उसे सक्सीडेड कर दिया गया है। सेक्शन 3 के अंतर्गत इस सेक्शन की कोई भी बात समरी ट्रायल को या फिर उन केसेस को लागू नहीं होगी जिसमें कि प्रोसीडिंग सेक्शन 322 के अंतर्गत रोक दी गई है या जिसमें प्रोसीडिंग्स किसी सुपेरियर मजिस्ट्रेट को सेक्शन 325 के अधीन भेज दी गई है।
नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 327 जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, न्यायालयों का खुला होना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत वह प्लेस जहां पर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट किसी ऑफेंसेस की इंक्वायरी या ट्रायल का प्रोसीडिंग्स के लिए बैठता है वो ओपन कोर्ट समझा जाएगा, जिसमें कि पब्लिक जर्नली एंट्री कर सकेगी और जहां तक होगा वो सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकेंगे। यहाँ प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि यह कोर्ट का प्रिसाइडिंग जज या फिर मजिस्ट्रेट को यह सही लगता है कि किसी भी स्पेशल केस में जहाँ इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज में वो ऑर्डर दे सकता है कि जो भी पब्लिक जर्नली है या फिर कोई भी स्पेशल पर्सन है वो उस कमरे में या फिर उस बिल्डिंग के अंदर में जो भी उस पूरे कोर्ट के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है ना तो प्रवेश करेगा, ना तो होगा और ना तो रहेगा। सेक्शन 2 में कहा गया जो सबसेक्शन 1 के किसी भी बात के होते हुए भी जो आईपीसी की जो सेक्शन है सेक्शन 376 ए, सेक्शन 376 ए बी, सेक्शन 376 सी, सेक्शन 376 डी, सेक्शन 376 डी ए और सेक्शन 376 डी बी और सेक्शन 376 एफ, इसके अंतर्गत जो भी बात सत्संग या फिर किसी भी अपराध का जो भी इंक्वायरी या ट्रायल होगा उसे बंद कमरे में किया जाएगा। प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि यदि प्रिसाइडिंग जज को यह ठीक लगता है कि दोनों में से किसी भी एक पार्टीज के एप्लीकेशन किए जाने पर कोई भी व्यक्ति को उस कमरे में या फिर उस बिल्डिंग में या फिर जो भी कोर्ट के उपयोग में लाया जाने वाला जगह है वहाँ पर वो प्रवेश करने, रहने का या फिर उपस्थित होने का वो अनुज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो में कहा गया है कि यह किसी वोमेन जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा एक बंद कमरे में ट्रायल किया जाएगा। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि प्रोसीडिंग की जाती है तो किसी भी पर्सन्स के किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग्स के संबंध में चाहे किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट हो, जब तक कि कोर्ट की पहले से परमिशन नहीं ले ली जाती है तब तक किसी भी प्रकार का प्रिंट या फिर पब्लिक मैटर्स को कोर्ट में नहीं पेश कर सकते हैं क्योंकि वो लॉफुल नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोवाइजो में कहा गया है कि जो भी बाल सत्संग के ऑफेंसेस के संबंध में जो भी ट्रायल और प्रोसीडिंग्स के संबंध में जो भी प्रिंट और पब्लिकेशन होगी जिसके अंतर्गत पार्टीज के नाम और एड्रेस होगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए उसे हटाई जा सकेगी। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।